उन लोगों ने आपके अंदर कुछ ऐसा देखा जैसे उनको लगा कि आप एक फ्यूचर कोच बन सकते हैं। मेरे लाइफ का मैंने कोचिंग का स्टार्ट मेरा प्रबोधन गोरेगा उससे हुआ था। हालांकि मेरे जो कोच थे द ग्रेट ऑल टाइम ग्रेट वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मैं उनको कहूँगा रमाकांत जी आचरेकर। रमाकांत आचरेकर उनको 1990 में ये अवार्ड मिला था और उसके बाद 32 ईयर्स के बाद वो अवार्ड मुझे मिला। सर शार्दुल ठाकुर की क्या स्टोरी है? आप उनसे कैसे मिले थे और उनकी क्रिकेटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? आपने उनकी क्रिकेटिंग जर्नी एज अ बॉलर स्टार्ट की थी। अपने आप को आप मोटिवेट करते हो तो आप किस मुकाम पे पहुंचते हो, उसका सबसे बड़ा उदाहरण रोहित शर्मा। मेरा बेटा इंडिया ए के लिए भी खेला, मुंबई इंडियंस में आईपीएल में भी था। सो सर हमने ये सुना है दैट आप कोचिंग का कोई चार्ज नहीं लेते। इनफैक्ट रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर से भी आपने कोई पैसे चार्ज नहीं किए। इनफैक्ट नमस्कार और भारत राइजिंग के ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, वैसे तो उनको कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो द्रोणाचार्य अवार्ड रिसिपिएंट हैं और उनका क्रिकेट जगत से एक बहुत इंटरेस्टिंग और स्पेशल नाता है। वो एक क्रिकेट कोच तो हैं ही, लेकिन जनरल नॉर्मल लाइफ में बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत हम्बल अप्रोच रखते हैं जीवन में। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें पॉडकास्ट करने का मौका और अवसर मिल रहा है, तो हम बहुत खुश हैं और यही खुशी हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। और हम आज जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर के कोच हैं और उनसे आज ढेर सारी बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर की और उनकी खुद की क्रिकेटिंग जर्नी कैसे शुरू हुई। तो आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सर दिनेश लाड सर, सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और सर सबसे पहले कैसा फील कर रहे हैं आप, कैसे हैं सर? बहुत ही अच्छा फील करता हूँ जब मेरे बारे में कुछ कहा जाता है, तो अच्छा लगता है कि आज जो भी मैं किया है क्रिकेट के लिए, जो मैंने टाइम दिया है, तो अच्छा लगता है मुझे बहुत से। तो सर आपकी क्रिकेटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे आपने सोचा क्रिकेट कोच बनना है या क्रिकेट कोच एज अ करियर लेना है? ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई? नहीं, क्रिकेट कोच बनने की मेरी कुछ ये नहीं थी कि मैं चाहता नहीं था क्रिकेट कोच बनूं। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं रेलवे में जॉब करता था उस वक्त। 1992-3 में मेरे एक दोस्त है नितिन परलेकर करके, जो प्रबोधन गोरेगांव में कोचिंग करते थे। तो जनरली आपको पता है कि अप्रैल मई में बहुत सारी जगह पे समर कैंप्स रहते हैं और इस समर कैंप में प्रबोधन गोरेगांव ने भी समर कैंप ऑर्गेनाइज़ की थी और उस वक्त उनको कोचेस चाहिए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पर 400-500 बच्चे आए थे, तो उनको हर बैच के लिए कोच चाहिए था। तो मुझे उन्होंने पूछा, मेरे फ्रेंड ने पूछा कि अरे मुझे जनरली क्रिकेट फील्ड में राजू करके ज़्यादा जानते, इंस्टेड ऑफ राजू इंस्टेड ऑफ दिनेश लाड़। तो पूछा कि राजू तू कोचिंग करेगा? मतलब कोचिंग? अरे पागल है, मैंने मतलब कोचिंग का मेरा कुछ कंसर्न ही नहीं, क्योंकि 32 ईयर्स का था और खेल रहा था, मैं रेलवेज के लिए भी खेल रहा था, तो सोचा नहीं था कोचिंग का। अरे नहीं यार, चल कुछ नहीं, खाली कैचेस देने का कुछ करने का नहीं है। मतलब ठीक है, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो मैं प्रबोधन गोरेगांव गया, अप्रैल 15 को कैंप चालू हो गया। हम तब मुझे कुछ 450 रुपये मिलने वाले थे उस 1.5 महीने के इसमें। तो कौन से साल की बात है ये? 1993 में। इंटरेस्टिंग। सो चालू हो गया हमारा कोचिंग। मेरे पास कुछ 25 बच्चे मुझे दे देंगे। एंड ऑफ द मई, जब लास्ट डे था, मई 30 मई का जब लास्ट डे था, कैंप ख़त्म हो गया। तो कैंप ख़त्म हो गया तो हमें 450 रुपये मिले। 450 रुपये मैंने ले लिए और इतने में मैं वहाँ के जो प्यून थे मेरे पास आए, मुझे कहा कि आपको सेक्रेटरी साहब ने बुलाया है। बोला मुझे क्यों बुलाया? तो मैं उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि मिस्टर लाड आप रेगुलर कोचिंग करें। तो मेरे लिए शॉकिंग बात थी, क्योंकि बेसिकली मैं कोच के हिसाब से गया ही नहीं था। एक एन्जॉयमेंट, कुछ अलग करना मिलता है, इसके लिए गया था। मैंने ये नहीं सोचा था मुझे कोचिंग में आना है, करियर मेरे कोचिंग में करना है। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और ये भारत में जितने भी आपकी तरह एस्पायरिंग कोचेस बनना चाहते हैं उनके लिए है ये। सर क्या आप कोई जॉब कर रहे थे उस वक्त, या कोई आपका दूसरा इनकम वाइज एस्टैब्लिशमेंट था? हाँ, मैं वेस्टर्न रेलवे को जॉब करता था उस वक्त और एज एन स्पोर्ट्स कोटा में ज्वाइन हुआ था। तो मैं आज ये बात बता सकता हूँ क्योंकि हमें हाफ डे मिलता था।
ओके स्पोर्ट्स कोटा के हिसाब से हमारी प्रैक्टिस रहती दोपहर को, तो राइट उस वक्त ऐसे रहते हमारे जब सीजन चालू होता तो हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा चलती थी, या तो हम लोग बाहर जाके कहीं पे प्रैक्टिस करते थे हाफ डे होने की वजह से। तो उस वक्त मुझे टाइम मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार टाइम मिल रहा है तो क्यों नहीं जाऊँ और कुछ तो सीखूँ। एक्चुअली कोचिंग का मेरा कुछ था ही नहीं, मैं कोचिंग करना ये था ही नहीं, एक्सीडेंटली हो गया था ये। राइट तो जैसे कि उन्होंने मुझे पूछा कि आप रेगुलर करते, तो मेरे लिए शॉकिंग था एक्चुअली वो, कि मैंने सोचा मैंने क्या किया इतना कि मुझे उन्होंने, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पर 14 कोचेस थे वो कैम्प में, तो मुझे उन्होंने ऑफर किया, मुझे शॉकिंग था इसके लिए मैंने कुछ बोला नहीं। मतलब मैंने फ्रेंड को बताया अरे मुझे रेगुलर बुला रहे तो मतलब, और रेलवे में जॉब था, हाफ डे मिल रहा था, तो मैं बोला चलो यार करते हैं। और तब मैंने वो कोचिंग चालू की प्रबोधन गोरेगांव में। तो मेरे लाइफ का मैंने कोचिंग का स्टार्ट मेरा प्रबोधन गोरेगांव से हुआ था। बहुत बढ़िया सर। सो आई थिंक मुझे ये बोलना बहुत सही होगा एट दिस पॉइंट कि बाकी कोचेज़ में शायद उन लोगों ने आपके अंदर कुछ ऐसा देखा जैसे उनको लगा कि आप एक फ्यूचर कोच बन सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स की लाइफ में। बेसिकली क्या हुआ था कि मैं वो छोटे छोटे बच्चे थे, 12-13 साल के बच्चे मेरे पास थे, तो उनके साथ जिस तरह से मैं बर्ताव कर रहा था, यानी उनको लेके उनको ये करके, हालांकि मेरे जो कोच थे द ग्रेट ऑल टाइम ग्रेट वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मैं उनको कहूँगा, रमाकांत जी आचरेकर, उनका मैं रमाकांत आचरेकर आपके कोच थे? हाँ मेरे कोच थे। एंड मेरे जो मैं जब रेलवे में लगा तो मनोहर सूर्यकर के हमारे कोच थे, तो उनको मैं देखता था, उनकी कोचिंग स्टाइल देखता था। मैंने ये नहीं सोचा था मैं कोचिंग में जाऊँगा, बट उनको मैं फॉलो कर रहा था। तो जैसे कि उनको देखा तो मैं बच्चों के साथ मिलजुल रहा था, तो शायद उन्होंने वो देखा होगा, और किसी पेरेंट लोगों ने भी कहा कि सर अगर आएंगे तो अच्छा होगा, तो इसलिए मुझे ऑफ़र की थी उसमें। सर रमाकांत आचरेकर के बारे में सुना है बहुत स्ट्रिक्ट कोच रहे हैं वो, तो आपके साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट थे वो? डेफिनेटली स्ट्रिक्ट थे बहुत। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मेरे एक सहयोगी थे राजा आदतरा करके, तो उन्होंने एक मैच में 178 रन बनाए थे। और 178 रन बनाने के बाद गलत शॉट खेल के आउट हो गए थे। जब वो अंदर आए तब सब लोगों ने तालियां बजाई, सर ने कुछ तालियां वगैरह आने के बाद उसके कान के नीचे बजाया। ओके तो वो मेरे पास आके बोलता है अरे राजू यार मैंने 178 पे मैंने किया और मुझे सर ने मारा। बोला पागल तू खराब विकेट फेंक इसके लिए। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे और डिसिप्लिन थे, और वही डिसिप्लिन मुझे लगता है मैं भी वही चालू रखा हूँ, ऐसे लग रहा है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो सर हम बहुत इंटरेस्टिंग इस पॉइंट से रिलेटेड बातें करेंगे, लेकिन एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या सचिन तेंदुलकर और विनोद काम्बली का कुछ इंटरेक्शन आपके वक्त हुआ था? क्योंकि वो भी आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, और वो भी आप ही की तरह रमाकांत आचरेकर सर के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनसे कभी इंटरेक्शन हुआ है? नहीं, सचिन और विनोद से मेरा नहीं, लेकिन मैं जब मेरी कोचिंग की शुरुआत की 1977 में, जब मैं 10th पास होने के बाद मेरी क्रिकेट की जर्नी चालू हो गई थी। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब मैंने सर के पास मैं गलियों में खेलता था क्रिकेट, तो हमारे यहाँ के कोई एक सीनियर थे, उन्होंने कहा अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, चल तुझे आचार्य सर के पास लेके जाता हूँ। तो मुझे लेके गए थे वो, और उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे फीस भरने के लिए। 7 रुपया फीस थी उस वक्त, और मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, मेरे पास शूज़ नहीं थे। तो सर ने मुझे देखा, मैंने ऐसे बॉल डाला, तो बॉल डालने के बाद मुझे सर ने देखा इमीडिएट का कल से आ जाना। तो बोला सर मेरे पास कुछ नहीं, कपड़े वगैरह कुछ नहीं। तो मुझे याद है सर ने मुझे कपड़े दिए थे, मुझे शूज़ के लिए पैसे दिए थे उस वक्त 1977 में। तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो बात आज मैं जो कर रहा हूँ उसके वजह से मैं कर रहा हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। सो तभी मेरी क्रिकेट बट मेरे साथ चंद्रकांत पंडित थे, लालचंद राजपूत थे जो देश के लिए खेले, वो थे 2007 T20 वर्ल्ड कप में कोच रहे हैं। हाँ, लालचंद राजपूत वो मेरे साथ थे, मैं 77। बलविंदर सिंह मुझे थोड़ा सीनियर थे। ये सब ग्रुप मेरे, सचिन तो मुझे बहुत जूनियर है, तो उनके साथ मैं खेला हुआ था उस वक्त। सुपर्ब सर, ऐसा कहा जाता है भारत देश में दैट गुरु का स्थान माँ बाप से भी बड़ा होता है। तो आई थिंक आपकी स्टोरी से पता चल रहा है कि कैसे गुरु का स्थान माँ बाप से भी बड़ा होता है। मैं ये और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बात जल्दी बोलना बहुत गलत है, लेकिन ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड मुझे मिला है, सबसे खुशी मुझे ज़्यादा इसके लिए हुई कि मेरे गुरु रमाकांत आचार्य, उनको 1990 में ये अवार्ड मिला था, और उसके बाद 32 ईयर्स के बाद वो अवार्ड मुझे मिला महाराष्ट्र में। तो एक गुरु ने, यानी ये मैं कहना चाहूँगा कि
मेरे गुरु ने बहुत सारे क्रिकेटर्स देश के लिए दिए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, रमाकांत, विनोद कांबली, प्रवीण आमरे, लालचंद राजपूत, बलवीर सिंधु, समीर दिघे, पारस मामरे, बहुत सारे, रमेश पवार, बहुत सारे दिए, बट एक द्रोणाचार्य मुझे बनाए, इसके मुझे बहुत खुशी हो रही है। अमेजिंग सर, अमेजिंग अमेजिंग। सर आपके पास तो बहुत पेरेंट्स आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, स्पेशली वैकेशंस में तो बहुत आते होंगे सर। तो एक राइट एज क्या होगा एक बॉय के लिए और एक गर्ल के लिए क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट करना इंडिया जैसे देश में? बेसिकली राइट एज ऐसे ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं, एबी क्यूरेला जब क्रिकेट खेल रहे थे, एबी क्यूरेला तो लोअर डिवीजन में क्रिकेट खेल रहे, बट वो डायरेक्टली रणजी ट्रॉफी के लिए एट द एज ऑफ 22, यानी उनको पता भी नहीं था एबी क्यूरेला कि किसी ने किन्होंने देखा उनको और डायरेक्ट। बट बेसिकली मेरे हिसाब से राइट एज है 8 से 10 साल का रेट है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैंने मेरे बेटे को जब देखा था, बचपन से वो जब क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहा था, 3-4 साल का था, उसके बाद 6 साल का था, तभी आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है, मुझे लग रहा है कि उस वक्त ऐसे हुआ था कि बेटे का मैं क्रिकेट देखना चालू कर रहा था, यानी देख रहा था कि इसके अंदर कुछ तो लग रहा है। आपको एक बड़ी बात है, ये मैं बताना मुझे जरूरी लगता है कि उस वक्त मेरे रेलवे की जॉब थी, उसके बाद मुझे प्रबोधन गोरेगांव में मुझे रेगुलर कोचिंग के 1250 रुपये मिल रहे थे, राइट। एंड उसके बाद मुझे यशोधाम गोकुलधाम स्कूल का भी ऑफर आ गया था उस वक्त, नाइस, और मुझे 4500 रुपीज मिल रहे थे उस वक्त, राइट। मैं ये बात बताना इसके लिए चाह रहा हूँ कि एक टैलेंट को अगर आप देखते हो और उसको टाइम देते हो तो किस कहाँ पर वो पहुंच सकता है, इसका एक छोटा उदाहरण है ये। तो कैसे कि वहां पर हम लोग यशोधाम गोरेगांव ने हम लोग ने कोई टूर्नामेंट जीता, तो मुझे उन्होंने बुला के बोला नेक्स्ट मंथ से आपका पेमेंट बढ़ा रहे हैं हम लोग। मतलब क्या बढ़ा, तो 9,000 रुपीज में पेमेंट किया था उन्होंने। प्रबोधन गोरेगांव का मुझे 1250 रुपये मिले, 11,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे थे। इसके अलावा रेलवे के अलावा, रेलवे में मुझे उस वक्त पेमेंट 4,000 रुपये थे और ये 11,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे। बट जब भी मैंने मेरे बेटे का क्रिकेट देखा, 6 साल का था तभी मैंने डिसाइड किया नहीं, मेरे बेटे को मुझे टाइम देना बहुत जरूरी है। मैंने पैसे साइड में रखे उस वक्त, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे पैसा कमाना है, पैसे तो चाहिए थे, लेकिन मैंने पैसे साइड रखा और मैंने मेरे बेटे के ऊपर फोकस किया। एज ऑफ 6 मैं ये इसके लिए कहना चाहता हूँ कि ये एज में अगर आप टैलेंट देखते हो, अगर उसको आप मोटिवेट करते हो, उसको आप ज्यादा टाइम देते हो, तो बच्चा कहाँ नहीं। क्योंकि मेरा बेटा इंडिया ए के लिए भी खेला, मुंबई इंडियंस में आईपीएल में भी था, अभी ऑलमोस्ट 70 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है। तो ये है कि 6-7 साल में अगर आप एक अच्छा कोच अगर उसको फाइंड आउट करके उसको मोटिवेट करते हैं तो किस मुकाम पे पहुंच सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण है। तो सर आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया और आई एम श्योर इसका जवाब आपने बहुत बार दिया है। बात करते हैं भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा के बारे में। दर्शकों को मैं ये बता दूं दैट दिनेश लाड सर रोहित शर्मा के पहले कोच रहे हैं और अभी भी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उनके कॉन्वर्सेशंस चलते हैं। मैं सर से ये पूछना चाहता हूं कि सर जब सबसे पहले रोहित शर्मा आपको मिले थे, वो कैसे मिले थे, क्या हुआ था? अगर आप थोड़ा उस जर्नी के स्टार्ट के बारे में बताएं तो बहुत मज़ा आएगा सर। ऐसे था कि जैसे कि मैंने मेरी शुरुआत समर कैंप से की थी एज अ कोच, वैसे बोरोली स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन ने समर कैंप ऑर्गेनाइज की थी और उस वक्त रोहित वहां पर समर कैंप में पार्टिसिपेट कर रहा था, वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था। और उस वक्त उन्होंने अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी एंड ऑफ द मई। तो हमारी स्कूल की टीम में पार्टिसिपेट कर रहे थे और हम फाइनल में पहुंच गए थे। और उस वक्त रोहित जिस टीम में था वो टीम फाइनल में आई थी। जैसे कि 10 ओवर की मैच थी, उन्होंने कुछ 10 ओवर में 68 रन बनाए। जब हमारी बैटिंग आई, हम लोगों ने चेस किया, बट मैं सामने बैठा था जब मैच जहाँ पर थी। तो जब रोहित बॉलिंग को आया तो उसने कुछ 2 ओवर में कुछ 6 और 7 रन देके एक आध दो विकेट निकले। मुझे अभी याद नहीं कितने विकेट निकले। क्या एज थी रोहित शर्मा की? 12 साल का था। ओके। तो जैसे मैच खत्म हुआ मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि उस वक्त ऐसे था कि स्कूल नहीं थी, 1995 में स्कूल चालू हुई थी और स्कूल के लिए बच्चे चाहिए थे, क्योंकि स्कूल नहीं इतने बच्चे नहीं मिले। तो मैं ऐसे बच्चे ढूंढता था, जैसे कि प्रबोधन से बहुत सारे बच्चे मैंने स्कूल को पेरेंट को कन्विंस करके लाए थे। तो रोहित को जैसे मैंने देखा मैं खुश हो गया, मैंने उसको इमीडिएटली बुलाया, बोला बेटा नाम क्या है तुम्हारा? तो रोहित शर्मा।
तो मैंने कहा कि तेरे पेरेंट्स को बुलाना, मुझे मिलना है करके। तो उसने कहा कि मेरे पेरेंट यहाँ नहीं रहते। बोला तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैं मेरे चाचा के घर पे रहता हूँ, उसने कहा। राइट। तो वहां पर चाचा उसके रवि अंकल करके थे, वो खड़े थे। तो उनको मैंने बुलाया कि कहा कि आपका भतीजा मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपको इंटरेस्ट है तो मेरे स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा सर हो जाएगा। मैंने हाँ आप लेके आइए। तो 2 जून को स्कूल में आए। स्कूल में आके फिर मैंने उनको डायरेक्टर सर के पास लेके गए। डायरेक्टर सर को कहा कि ये बच्चे का एडमिशन करवाना है। तो डायरेक्टर इमीडिएटली उन्होंने फॉर्म देने को कहा। जैसे फॉर्म लिया उन्होंने, तो उसके अंकल ने मुझे फीस पूछी, कितनी फीस है स्कूल की। हम फीस काउंटर पे गए, फीस काउंटर पे पूछा फीस कितनी, 275 रुपीज फीस थी। जैसे 275 उन्होंने सुना तो इमीडिएट मुझे कहा कि सर एडमिशन रहने दो, एडमिशन आप कैंसिल कर दो। बोला अरे ये स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते, आपके भतीजे के पास क्रिकेट अच्छा है, मेरी स्कूल की टीम भी अच्छी है, तो एडमिशन क्यों मना कर रहे हैं? बोला सर हम लोग 275 भर ही नहीं सकते, हमारी जो स्कूल में अभी जा रहे हैं उधर 30 रुपीज फीस है और 275 हम लोग एफर्ट ही नहीं कर पाओगे। बोले 1 मिनट, पता नहीं मुझे क्या लगा था कि मैं इमीडिएटली मैंने फॉर्म उनसे लिया। फिर से मैं डायरेक्टर सर के पास गया। डायरेक्टर सर को कहा कि सर आपने ये बच्चे का एडमिशन तो कंफर्म कर दिया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोला बोलो ना। बोला वो बच्चे को फ्री शिप दिया जाए। यानी पहला लड़का था जिसके लिए मैंने फ्री शिप ऑफर किया था। तो सर ने कहा क्यों फ्री शिप क्यों? सर लड़का टैलेंटेड है, स्कूल के लिए भी अच्छे बच्चे चाहिए, तो अगर मिला तो अच्छा हो जाएगा। वो फीस एफर्ट नहीं कर पा रहे, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप। तो उन्होंने फॉर्म लेके इमीडिएट ग्रांटेड फ्री शिप। अमेजिंग। उस वक्त मुझे लगता है अगर उन्होंने फ्री शिप नहीं दिया होता तो शायद रोहित शर्मा आज नहीं दिखा होता। रोहित शर्मा आपको नहीं मिले होते, आप रोहित शर्मा को नहीं मिले होते, और शायद आज रोहित शर्मा हैं वो मे भी होते नहीं होते। सर यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे। सर आपने उनके अंदर टैलेंट आइडेंटिफाई किया, राइट, लेकिन आपको कब ऐसा लगा कि ये एक बहुत महान खिलाड़ी बन सकता है, या फिर आपको ऐसा कब लगा कि ये भारत के लिए खेल सकता है या रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा कर सकता है? कौन से पॉइंट को आपको लगा कि ये बहुत एक्सेल करेगा लाइफ में? बेसिकली 10th में जब ये आया था तब उसने स्कूल क्रिकेट में बहुत ही हंगामा मचाया था। यानी ऑलमोस्ट उसने 12 या 13 100 किए थे उस वक्त। यानी हैरी शील्ड एंड किचाडा ट्रॉफी हुई थी उस वक्त। और उस वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को कहा था कि ये लड़का आगे जाके बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि जाके देश के लिए खेलेगा ये करे, बट जिस तरह से बल्लेबाजी, आपको एक छोटी बात बताता हूँ, अब ये बात बतानी शायद जरूरी भी हो सकती है, क्योंकि रोहित, आपको पता है कि रोहित एज एन ऑफ स्पिनर मैंने सिलेक्ट किया था उसको बैटिंग में मैंने देखा नहीं था। राइट, एज एन ऑफ स्पिनर आया था। ओह वाओ, मतलब आपने उनकी क्रिकेटिंग जर्नी एज अ बॉलर स्टार्ट की थी। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता है दैट वो बॉलर थे पहले, फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बैट्समैन हुआ। तो आपने जब उनको आइडेंटिफाई किया था, आपने उनकी बॉलिंग स्किल्स की वजह से लिया था? बॉलिंग स्किल के तो ऐसे था कि, और मेरा एक क्रिकेट कोचिंग का अलग फंडा है, क्योंकि मैं बॉलर्स को ज्यादा बॉलिंग डलवाता हूँ, बैटर्स को ज्यादा बैटिंग करवाता हूँ। तो पहले साल वो हैरी गाइड शील्ड में उसको मैंने लिया था, और हमारी स्कूल की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं होती, नई स्कूल थी, ग्राउंड भी नहीं था। तो जब हमारी हैरी शील्ड की टूर्नामेंट खत्म हो गया, अंडर 16 टूर्नामेंट, फिर गाइड शील्ड प्रैक्टिस चालू होगी जैन में। हम लोग कुछ फर्स्ट या सेकेंड राउंड में हार गए थे गाइड शील्ड। तो उस वक्त स्कूल का क्रिकेट खत्म हो गया था। नेक्स्ट ईयर ऐसे हुआ कि रोहित अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, तो मैंने उससे अंडर 16 टीम में भी लिया और अंडर 14 टीम में भी रखा। वो 8 में गया था उस वक्त, 7 में उसका एडमिशन कर रहा था। जब एक दिन मैं ऐसे स्कूल में एंटर कर रहा था, तो बाहर से मैंने गेट से देखा एक लड़का नॉक कर रहा है, सीधे बल्ले से बॉल मार रहे। जैसे कि कोच आने के पहले बच्चे खेल रहे, कोई कैचेस लेते, कोई बैटिंग करते रहते। तो मैं बोला अरे कौन लड़का है यार, इतना अच्छा बैट आ रहा है, छोटा लड़का दिख रहा है, कौन है? मैं भी थोड़ा शॉक तो हो गया था। राइट। जैसे मैं एंटर किया स्कूल में, ग्राउंड में एंटर किया, तो रोहित बैटिंग कर, बोला तू बैटिंग करता है? बोला हाँ सर। ठीक है। तो मुझे थोड़ा अलग लगा, उसके बैटिंग का जो टेक्निक अलग लगी। तो मैंने उसे फिर नेट्स में 4 या 5 नंबर में बैटिंग दिलाई। तो जिस तरह से बैटिंग की सीनियर्स रेस में, तो मुझे लगा यार बच्चे में कुछ तो लग रहा है। तो बाद में उसको बैटिंग देना चालू किया। फिर हैरी शील्ड के मैच में उसको मैंने 7 या 8 नंबर में बैटिंग में भेजा। उसने कुछ 30-40 रन बनाए उस मैच में। हम लोग हार गए
थर्ड या फोर्थ राउंड में हार गए, थर्ड राउंड में शायद से। जब गाइल स्टील की प्रैक्टिस चली तो मैंने उसे बैटिंग को प्रमोट किया, मैंने सेकंड थर्ड नंबर में बैटिंग देना चालू किया राइट। नेट्स में। और जिस तरह से वो बैटिंग करने चालू किया था तो मुझे लगा नहीं यार, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वाह। क्योंकि बैटिंग अलग ही कर रहा है, अलग ही टाइप की, नेचुरल टैलेंट है ये। लोग कहते हैं कि आपने उसको बनाया, मैं बनाया नहीं, उसके पास टैलेंट अच्छा था और उस टैलेंट को मैंने मोटिवेट किया, उस टैलेंट को मैंने बोला कि तुझे ये इस पे ध्यान देना है। और उस हालांकि टैलेंट उसका था, उसने अच्छी तरह से ध्यान दिया, उसके लिए आज जिस मुकाम पे पहुंचा उसके लिए वो भी बहुत बड़ा उसका सही है। तो गाइल स्टील की हमारी मैच है तो मैंने उसको कहा कि तू ओपन करेगा, तो बहुत खुश हो गया, बोले सर मैं ओपन करूँ? बोला हाँ ओपन करना है तुझे। और मैंने ओपन में भेजा उसको। ओपन में भेजने के बाद उसने उस मैच में 140 रन की पारी खेली और पारी इतनी बेहतरीन थी तो मैं बहुत ही खुश हुआ। तो उसके बाद मैंने मैक्सिमम उसको टाइम देना चालू किया, यानी 2-2 घंटा वो बॉलिंग बैटिंग करता था, मैं खुद उसको बॉल डालता था। तो इस तरह से वो एक बैट्समैन करता उभरता वो उस वक्त Right. हुआ था, ऐसे मुझे लग रहा है। सर रोहित शर्मा की स्टोरी तो काफ़ी लोगों ने जानी और आपने भी हमें बताया। सर शार्दुल ठाकुर की क्या स्टोरी है, आप उनसे कैसे मिले थे और उनकी क्रिकेटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? बेसिकली शार्दुल का कैसे हो कि जैसे कि रोहित को मैंने एक स्कूल मैच में देखा था, यानी वो मैच में, वैसे शार्दुल को मैं वैसे देखा था जब हमारे अगेंस्ट मैच खेल रहा था। वो तारापुर विद्या मंदिर से खेलने आया था, बोईसर की टीम थी और 45 ओवर्स की मैच थी। तो शार्दुल ने कुछ 78 रन बनाए उस मैच में हमारे अगेंस्ट और कुछ 4 या 5 विकेट निकल लिया। हालांकि मैच हम लोग जीत गए, बट जिस तरह से वो गेंदबाजी की थी तो मुझे लगा यार ये लड़का बहुत हाईली टैलेंटेड दिख रहा है, क्योंकि उस वक्त मुझे वो सर्किट में अंडर 15 एज ग्रुप में मुझे मुंबई का सबसे तेज गेंदबाज लग रहा था। राइट। मैच खत्म होने के बाद मैंने उसको बुलाया, बोला शार्दुल तू मेरे स्कूल में आ जा, तो तेरे पेरेंट को इमीडिएट मुझे कांटेक्ट करने बोला। और फॉर्चुनेटली उसके डैड मैच देखने आए थे, तो शार्दुल ने कहा मेरे डैड आए, मतलब डैड को मैंने बुलाया, उनको बोला कि इस बच्चे को आप मेरे स्कूल में डालो। तो डैड ने कहा ठीक है, लेकिन सर प्रॉब्लम ऐसे है कि अभी 10th में गया है और 10th में जाने की वजह से और आपके स्कूल में आना है 3 घंटा जाने के लिए, 3 घंटा आने के लिए, 6 घंटे का ट्रैवल है और 10th है। अगर फ्यूचर में अगर क्रिकेटर नहीं बना तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बोला ठीक है आप सोचो, लेकिन मैंने ये कहा उनको इमीडिएटली कि ये अगर मुंबई में आएगा तो हाईएस्ट लेवल का क्रिकेट खेलेगा। ये नहीं कहा था कि वो जाके देश के लिए खेलेगा, बट एक टॉप लेवल का क्रिकेटर बन सकता है। इसको मुंबई आप किसी भी हालत में भेजो। सर मुंबई मतलब मुंबई सिटी, वेस्टर्न मुंबई, या फिर मुंबई एज इन कोई नहीं, मुंबई मेरे स्कूल में। ओके, हालांकि वो पालघर से था। राइट। अगर वो पालघर में होगा तो उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला, मुंबई में आएगा तो उसको एक्सपोजर ज्यादा मिल सकता है। अंडरस्टूड। ये मेरी उनको ये थी, राइट। बट उन्होंने रिफ्यूज किया, उन्होंने नहीं सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम भी ज्यादा है और 10th है तो पॉसिबल नहीं। लेकिन पता नहीं मुझे, जैसे कि रोहित के लिए मैंने बात की थी फ्रीशिप के लिए, वैसे शार्दुल के लिए मैं हर वक्त उनको कांटेक्ट कर रहा था। मैंने ऑलमोस्ट उनको 22-23 फोन कॉल किए उनके डैड को, यानी फेब से लेके मई तक। उनका एक ही जवाब था, सर नहीं, ट्रैवलिंग टाइम, एजुकेशन। पता नहीं, एक दिन ऐसे मैं घर पे बैठा था और घर पे बैठे ऐसे वाइफ के साथ बातें चली थी और अचानक मैंने वाइफ को एक बॉम्ब छोड़ दिया, बॉम्ब वाइफ के ऊपर कि एक लड़का है अपने घर पे रखना है, तेरा क्या कहना है? तो वाइफ ने मेरे पास से देखा, मुझे क्या करना है, आपका घर है, आप रख सकते हो। जैसे मैंने उसकी बात सुनी, मैंने इमीडिएट फोन लिया, शार्दुल के डैड को फोन किया कि मैं मेरे घर पे रखना चाहता, अभी आप बोलिए क्या करेंगे। वो भी शॉक हो गए कि एक जिसको मैं पहचानता नहीं, खाली एक ही बार देखा, वो लड़के को मैं घर पे रखना चाहता हूँ। हालांकि मेरी बेटी उस वक्त उसके एज ग्रुप की थी, उससे एक दो चार महीने बड़ी थी। वो एक बड़ा रिस्क था एक्चुअली देखने का। और आज शार्दुल ही नहीं, उसके साथ एक लड़का बोईसर से, जिस आती पत्थर वाला लग जो लास्ट ईयर मुंबई के लिए T20 वगैरह खेला है, जो अंडर 22 वगैरह सब एज ग्रुप सब खेला हुआ है। नाइस नाइस। वो भी लड़का, एक मुस्लिम लड़का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक मुस्लिम लड़का, ये दोनों को मैं घर पे रखना, और मेरी वाइफ ने उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं किया।
मेरे बहुत फ्रेंडों ने, मेरे रिलेटिव्स ने ऑब्जेक्ट किया कि अरे घर पे बेटी है, तू दूसरे बच्चे घर पे रखना चाहता है, तेरा घर भी इतना बड़ा नहीं है। तो मैंने सोचा ही नहीं था ये चीज। मैंने ये सोचा था ये बच्चों को अगर मुंबई लाऊंगा तो ये बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। एंड मैं बहुत खुशी मुझे होती है कि जो मैंने डिसीजन लिया था, जैसे मैंने सिद्धेश के बारे में, मेरे बेटे के बारे में डिसीजन लिया था 6 साल में कि इसको कुछ भी हालत में मैं क्रिकेटर ही बनाऊंगा, वो सक्सेस हो गया। जब वैसे शार्दुल के बारे में मैंने डिसीजन लिया, मेरा रिस्क था, अगर यदि वो क्रिकेटर नहीं बनता, इस मुकाम पे नहीं पहुंचता, तो मुझे बातें सुननी पड़ती थी उनके मदर फादर की कि आपके वजह से हमने आप शार्दुल को भेजा और शार्दुल आज कुछ नहीं हुआ करके। बट मुझे ये खुशी होती है कि आज शार्दुल जिस मुकाम पे पहुंचा वो मेरे डिसीजन की वजह से पहुंचा। इसलिए वंडरफुल सर, वंडरफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है ये। यही बताती है कि अगर आप में टैलेंट है और अगर आपके कोच आपको सही कोचिंग देते हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मकाम अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो। और 2 एग्जांपल्स हमने अभी रोहित शर्मा के रूप में और शार्दुल ठाकुर के रूप में देख लिए हैं। सर, जब कोई आपके पास कोच हो रहा होता है तो आप उनकी बैटिंग स्किल्स और बॉलिंग स्किल्स को कैसे असेस करते हैं? मतलब कोचिंग में क्या इनपुट्स देते हैं ताकि वो बेटर बन सके? अगर थोड़ा बहुत अगर आप इस बारे में बताएं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऐसे कि जब मेरे पास बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, और जब मैं उनको देखता हूँ, उनकी बैट पकड़ने का स्टाइल, बैट पकड़ने का तरीका, उसका स्टांस कैसे, क्योंकि नेचुरल चीज है ये सिखाई नहीं जाती ज्यादा, थोड़ी बहुत उनको सिखाई जाती है। जो टैलेंट रहता है उसको एक मार्जिनल चीजें बताई जाती है, यानी ये नहीं कि यही करना चाहिए वही करना है। मेरा कोचिंग स्टाइल बहुत अलग है, और मेरे कोचिंग स्टाइल में मैं बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि अगर बच्चा अच्छा करेगा तो ये कोच का नाम हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मैं उनका देखता हूँ बैट कैसे पकड़ रहा है, स्टांस कैसे ड्राइव कर रहा है, कैसे बॉल मार रहा है, या तो बॉलिंग का स्टाइल देखता हूँ, उसका एक्शन देखता हूँ। और ये बात कहना एक्चुअली गलत है, यानी मुझे गलत लगता है, लेकिन कैसे कि मैं ये चीजें मैं कमर्शियली कभी सोचा नहीं कि इसके पेरेंट कितने पैसे वाले हैं, इनसे कितना पैसा लेना, ये मैंने कभी सोचा नहीं। ग्रेस ऑफ गॉड। तो उसकी वजह से गॉड ने मुझे तो थोड़ा एक अलग ये दिया है। जैसे कि मेरे गुरु थे जिन्होंने हमारे से बहुत सारे लोगों को जिनसे फीस नहीं ली थी, और उनका इंस्पिरेशन लेके मैं ये जो काम कर रहा हूँ। फॉर द लव ऑफ द गेम। हाँ, फॉर द लव ऑफ द, क्योंकि क्रिकेट ने मुझे बड़ा किया है, क्रिकेट ने मुझे मेरी जॉब दिया था, इसके वजह से मुझे जॉब मिला था। तो गॉड ने मुझे कोई ऐसा अलग गिफ्ट दिया है कि मैं इमीडिएटली पहचान जाता हूँ कि बच्चे में क्या टैलेंट है। तो मैं ऐसे टैलेंट में फाइंड आउट करके उनके पेरेंट को बोलता हूँ कि इसको आप क्रिकेट में डाल दो, या आगे जाके अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। और मैं ये बात एक बताना चाहता हूँ, मैं पेरेंट को यही कहना चाहता हूँ कि दिनेश लाल के पास है कि क्रिकेटर नहीं बनेगा। अगर बच्चे में अच्छा टैलेंट है तो डेफिनेटली क्रिकेटर बनेगा। उसका फोकस, उसका डेडिकेशन, आपका सपोर्ट, और आप क्रिकेट के बारे में मत सोचिए। मैं ये पेरेंट को कहते रहता हूँ कि एक बार मेरे पास आने के बाद आप ये मत पूछिए कि मेरे बेटे में क्या इंपॉर्टेंस, कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ आप पूछिए मैं, तो डेफिनेटली बच्चा आगे जाके क्रिकेटर बन सकता है। सर, जैसे भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें गली गली में एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। एक स्टैटिस्टिक्स है जो बताती है दैट 92% पॉपुलेशन भारत का सिर्फ एक ही स्पोर्ट को फॉलो करता है, वो है क्रिकेट। सर, ऐसे कंट्री में जहाँ पर लोग एक खेल के लिए इतने दीवाने हैं और क्रिकेट की इतनी पॉपुलैरिटी है, सर उसमें क्रिकेटर्स का परफॉर्म करना, ताकि उसमें से कुछ चुनिंदा लोग ही रणजी ट्रॉफी खेल सकें, IPL खेल सकें, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकें, सर वो प्लेयर्स के ऊपर तो एक अलग सा प्रेशर होता है, लेकिन एज अ कोच आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कभी प्रेशर लिया ही नहीं अभी तक। मैंने कभी लिया नहीं। मैंने कहा ना आपके कि टैलेंट अगर होगा तो बच्चा 100% बन जाता है। राइट। मैं आपको सिंपल एक उदाहरण देता हूँ कि जब एक आधा बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है और जब वो अच्छी बैटिंग करता है नेट्स में, तो बच्चों को एक ये रहता है कि जाके कोच को पूछे कि मैंने कैसे बैटिंग की। तो मैं उसका प्रेशर लेता ही नहीं हूँ। मैं उनको उल्टा बोलता हूँ कि तुमने कितने बॉल खेले? 50 बॉल खेले। 50 बॉल में आपने कितना बॉल खराब खेले? सर मैं 2-3 बॉल खेले। तो क्या है मेरे बस? अगर तेरे ऊपर, तुझे खुद के ऊपर अगर भरोसा नहीं तो तू क्यों क्रिकेट खेलता है? मत खेलना क्रिकेट। तो ये मेरा तरीका है वे करने का। तो मैं प्रेशर ज्यादा लेता है ना। दूसरी बात, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं पेरेंट को ज्यादा खड़ा नहीं करता हूँ। मेरे यानी उनको, जब मेरे पास अगर बच्चा आता है, मैं जब सिलेक्ट करता हूँ बच्चों को, तो मैं पेरेंट को पहले इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि इसके बाद मेरे पास आके आप क्वेश्चन मत करना, मेरा बेटा क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि पेरेंट का प्रेशर ज्यादा रहता है आजकल। मैंने देखा, क्योंकि
आजकल के इसमें हर पेरेंट चाहता हूँ मेरा बच्चा जाके आईपीएल खेले, राइट। तो उनकी गलती नहीं है, मैं तो गलत नहीं सोचता हूँ, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा जाके आगे कैसे सेटल हो जाए। जरूर। और आज के जमाने में अगर आपने देखा, अगर आप डॉक्टर भी बनते तो इतना पैसा नहीं मिल रहा है, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ इतना पैसा नहीं जितना पैसा आप क्रिकेट में देख रहे हो। तो बेसिकली इसके वजह से हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा जाके आके क्रिकेटर बने, उसके लिए वो खुद भी क्रिकेट सिखाते रहते हैं। और उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि कोच का सुने या मेरे पेरेंट का सुने, इसमें बच्चा फंबल हो जाता है और उसका जो अच्छा टैलेंट भी खराब हो जाता है। तो मैं ये प्रेशर लेना ही नहीं चाहता हूँ, मैं पहले से पेरेंट को ही कहता हूँ और मैं भी खुद लेता नहीं, मैं बच्चे के ऊपर छोड़ देता हूँ, देख तेरे पास ये टैलेंट है, तेरे को जस्टिफाई, तेरे को तेरे टैलेंट को जस्टिफाई तुझे करना है, अगर तू अच्छा करेगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो तू क्रिकेट खेलेगा नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर हमने बहुत सारी बार देखा है कि एज अ क्रिकेट एज अ स्पोर्ट बहुत चैलेंजिंग है। हर स्पोर्ट चैलेंजिंग होता है, लेकिन क्रिकेट एज अ स्पोर्ट भारत में इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि कंपटीशन लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सर यहाँ पे क्रिकेटर अगर कोई फेलियर फेस करता है या अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो डीमोटिवेटेड हो जाता है, तो एज अ कोच सर आप उनको मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं? जैसे कि मैंने पहले आपको इसके पहले की क्वेश्चन ने आपको बताया था कि मैं मोटिवेट इसके लिए यही करता हूँ कि मैं जैसे कि अगर बल्लेबाज फेल होते जा रहा है तो मैं उसको कहता है अरे तेरे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, क्यों तू इतना सोचता है, लास्ट इनिंग क्या किया क्या नहीं सोचना नहीं, तू अब जब जाता है तो आउट होने के लिए जाता नहीं, तो अच्छा क्रिकेट खेलने ही जाता है, तो तू अपने आप को मोटिवेट करना, जब तक तू खुद को मोटिवेट कर, जब तक तू अपने आप को ये नहीं सोचोगे मैं बेस्ट हूँ सबसे बेस्ट, ये नहीं सोचोगे तो कभी आगे जाने जाओगे। तो अपने आप पे भरोसा रखो, जितना मेरे ऊपर में भरोसा रहोगे उतना मैं अच्छा। जैसे कि मैं रोहित के बारे में कहना चाहता हूँ कि रोहित बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेटर था, बहुत ही पॉजिटिव, और इसके लिए इस मुकाम पे पहुंचा। सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग है रोहित शर्मा में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था उसको। और एक छोटा सा मैं उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ, जब हम लोग एक मैच खेल रहे थे, स्कूल मैच खेल रहे थे, और वो मैच के बाद हम लोग क्वार्टर फाइनल में आने वाले थे उस गेम के बाद, और उस वक्त 240 रन हम लोग चेस कर रहे थे, और चेस करते हुए हम लोग 30 पे 4 विकेट गई थी, और रोहित बैटिंग कर रहा था, रोहित ओपन कर रहा था, बैटिंग कर रहा था। और तो मैंने रोहित को मैसेज भेजा 12th में कि रोहित को बोला यार ये मैच जीतना है, अगर नहीं जीतेंगे हम लोग क्वालिफाई नहीं करते। तो उसने इमीडिएटली रिप्लाई भेजा मुझे कि सर को बोलना टेंशन नहीं लेना, हम लोग मैच जीत जाएंगे। और उसने 160 रन की पारी खेल के वो मैच जिताई थी। तो सेल्फ मोटिवेटेड था, राइट। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करते तो आपको सक्सेस नहीं। और एक रोहित का दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ऐसे हम लोग अंडर 19 मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ था, और कहाँ पर हम लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे, और सामने एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी, राइट। तो उसने मुझे कहा कि सर ये गाड़ी देखा, बोला हाँ मर्सिडीज है सर, मैं लेने वाला हूँ। मैंने तो पागल है क्या, लेने वाला इसका मतलब क्या है? अरे अभी अंडर 19 तो अभी कुछ खेला नहीं, कुछ नहीं, तो मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो गाड़ी लेने की बात कर रहा है, पहले क्रिकेट के ऊपर ध्यान दे। सर लेके बताऊंगा। तो उसके आपको पता है रोहित के पास बहुत सारी गाड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अपने आप को आप मोटिवेट करते हो तो आप किस मुकाम पे पहुंचते हो, उसका सबसे बड़ा उदाहरण रोहित शर्मा है। दिनेश लाड सर के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात इस पॉइंट पे जानना बहुत ज़रूरी है, दैट दिनेश लाड सर पिछले 28 साल से कोचिंग कर रहे हैं और वो अपने स्टूडेंट्स से पैसे चार्ज नहीं करते। ही इज़ एन ऑनरी कोच, और उनका गेम के प्रति इतना प्यार है कि वो पैशन से कोचिंग करते हैं, और वो पैसे के लिए नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स का करियर बने, स्टूडेंट्स की लाइफ बने, वो ज़िंदगी में एक अच्छे क्रिकेटर बने और अच्छे इंसान बने, और इसी के लिए वो उनको प्रेरित भी करते हैं, और इसीलिए वो उनकी कोचिंग भी करते हैं। सो सर हमने ये सुना है दैट आप कोचिंग का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। इनफैक्ट रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर से भी आपने कोई पैसे चार्ज नहीं किए। इनफैक्ट हमें ये भी पता है दैट रोहित शर्मा आपके घर में काफ़ी वक्त तक रहते थे। शार्दुल ठाकुर के बारे में तो आपने बताया ही है, लेकिन सर आपके बारे में और जानना है कि लास्ट आप 28 साल से फिर मैनेज कैसे कर रहे हैं ये? बेसिकली मैनेज तो मैं आपको पता है कि मैं रेलवे में जॉब था, और मैनेज तो मैं नहीं करता था, हमारे घर वाले करते थे ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा मुझे पता नहीं, और गॉड ने सब संभाला ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रिकेट के वजह से मुझे जॉब मिला, क्रिकेट के वजह से मेरा इतना नाम हुआ, और क्रिकेट के वजह से मैं इतना बड़ा हुआ, तो मैं क्रिकेट को सब देना चाहती हूँ। जैसे ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे कोच के वजह से मिले, क्योंकि मेरे गुरु जी थे सर रमाकांत नासरीकर, उन्होंने भी यही काम किया है। उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों को
फ्री शिप दिलाए, मैंने पैसे लिए नहीं कभी उनसे। वो मेरे जैसे बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि मैं मेरा क्रिकेट कर चालू किया था भी उनसे, उन्होंने मुझे कपड़े दिए, उन्होंने मुझे शूज़ दिए थे, तो वो मुझे मेरे ध्यान में था ही। तो और उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों को अपने घर पे रखा था, तो वही काम मैं, थोड़ा छोटा काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है इसकी। एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट सर, थैंक यू इतने सारे अपने इंसाइट्स दिए, इतनी सारी मेमोरीज और इतना इंटरेस्टिंग बातें बताई आपने क्रिकेट वर्ल्ड के बारे में। सर एक लास्ट क्वेश्चन से इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं। सर अगर आपको कुछ मैसेज देना हो भारत के हर माँ बाप को जिनको क्रिकेट से एक्सपेक्टेशंस है कि मेरा बेटा एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेटर बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बने क्रिकेट में या ना बने, आप जैसे कोचेस से अब तक तो मैंने ये जाना है दैट अच्छा इंसान भी बनना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो सर ये फ़िलोसॉफिकल बात है, लेकिन सर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, शायद ये आपकी भी राय हो कि आप भारत के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे और भारत के हर बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये पॉडकास्ट देखेगा, कि अगर वो फेल भी हो जाते हैं क्रिकेट खेलते वक्त और बाउंस बैक करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, और आपका बेसिकली क्या मैसेज रहेगा भारत के हर पेरेंट और बच्चे को अगर उनको क्रिकेट में आना है तो? पहले तो मैं बहुत खुश हो गया, एक क्वेश्चन आपने जब, मैं यही सोच रहा था, मैं आपको ये बोलने वाला था कि मुझे पेरेंट को एक मैसेज देना है। जरूर ये बहुत जरूरी है, ये मैसेज बच्चों को और पेरेंट को, कि आजकल मैंने जैसे कहा कि आजकल सब पेरेंट चाहते हैं कि मेरा बच्चा जाके क्रिकेटर खेले और क्रिकेट के पीछे लगा रहे। ये बहुत गलत चीज़ है, मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर टैलेंट हो तो उसको क्रिकेट के लिए छोड़ना चाहिए। अदरवाइज क्रिकेट टोटली वेस्ट ऑफ टाइम गेम है, मैं बोलता हूँ, करियर खराब बर्बाद कर देते। लेकिन पेरेंट को समझ नहीं, पेरेंट चाहते हैं, बिकॉज हर पेरेंट चाहते हैं मेरा बच्चा जाके आके सेटल हो, अच्छा पैसा मिले बच्चे को। और क्रिकेट में जो पैसा दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा आईपीएल में 25 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ 2 महीने के अंदर प्लेयर्स को मिल रहे हैं, तो हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चों को भी इतना पैसा मिले। गलत चीज नहीं है, बट वो बच्चे के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट होना जरूरी है। अगर टैलेंट नहीं हो तो क्रिकेट बहुत खराब चीज है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो मैं पेरेंट को यही चाहना था, और पेरेंट आजकल के पेरेंट कंपटीशन भी बहुत लगा रहे हैं। आपको एक छोटा सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पेरेंट्स का कैसे है कि रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर 2 सिमिलर क्रिकेटर है, एक ही तरह के बल्लेबाज है। रोहित शर्मा जाके हर मैच में 150-200 रन बना रहा है, शार्दुल ठाकुर हर मैच में 50-60 रन बना रहा है। तो शार्दुल ठाकुर के पेरेंट कह रहे हैं, अरे वो देख क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों को। और उसके वजह से वे क्या हो रहा है, जो टैलेंटेड लड़का भी डिमोटिवेट होता है। इसका कारण ये है कि वो अपने आप को नहीं देख रहा है, इसमें वो देख रहा है रोहित शर्मा क्या कर रहा है, तो रोहित शर्मा को ही फॉलो कर रहा है। मेरे पास जो टैलेंट है उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैं पेरेंट को ये कहना चाह, आप कंपटीशन मत लगाओ। कंपटीशन किसमें नहीं, कंपटीशन अपने आप में रहना चाहिए। वाओ, मुझे समझ नहीं मेरे पास क्या है, मुझे आगे जाने के लिए मुझे क्या मेहनत करनी है, राइट, ये कहना है। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आजकल मोबाइल की वजह से बहुत खराब चीजें होती जा रही है, क्योंकि आजकल बच्चे पूरे मोबाइल के अंदर बिजी रहते हैं। आपको एक सिंपल एक क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ ये इस बात के लिए कि मैं अंडर 19 को मुंबई को कोच था इस साल, उसके पहले 16 को कोच था, 14 हम लोग चैंपियन हो गए, 16 14 चैंपियन हो गई। तो मुझे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर 19 में कोचिंग दी थी। तो अंडर 19 के बच्चों को मैंने 8 मंथ स्मार्टफोन यूज करने नहीं दिया था। इसका कारण स्मार्टफोन की वजह से बहुत खराब होते जा रहे हैं, कि मोबाइल के अंदर अच्छी चीजें है बट अच्छी चीजें कोई देखता नहीं, खराब चीजें ही देखते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों का डाइवर्जन बहुत होता है। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, सीनियर्स को भी ये कहना चाहता हूँ, मोबाइल से आप दूर रहो। अगर आप मोबाइल से दूर रहोगे, क्योंकि मोबाइल से कुछ फायदा नहीं है, अगर मोबाइल से दूर रहोगे तो आप फोकस ज्यादा अपने स्पोर्ट्स पे, आप या तो पढ़ाई पे, कुछ भी चीजों में कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोबाइल से आप दूर रहे। अगर आपको मोबाइल सिर्फ एक ही चीज के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, बाकी चीजों के लिए मोबाइल बहुत खराब चीज है। तो मोबाइल आप यूज मत करो। अगर नहीं करोगे तो आप जो करना चाहोगे उसके लिए आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा सकते हो, ये मैं कहना चाहूँगा। सुपर सर, थैंक यू सो मच आज का आपका वक्त देने के लिए और इस पॉडकास्ट में फीचर करने के लिए। मैं तो हर भारतीय को बोलूँगा इस पॉडकास्ट को देखें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़ी इन सब बातों के बारे में पता चले। क्योंकि ऐसा होता है सर, लोग ऊपर का क्रीम देखते हैं, लोग देखते हैं अरे
रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, आईपीएल, इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन उसका पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का मेहनत, उसके पीछे की खून, उसके पीछे का पसीना कोई नहीं देखता है। कोई ये नहीं देखता है कि कितना फेलियर इस पर्सन ने फेस किया है, कोई ये नहीं देखता है कि इसके माँ बाप ने कितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी बातें शेयर की। पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज का हमारा पॉडकास्ट दिनेश लाड सर के ऊपर था, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की, रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर के बारे में। और क्रिकेट वर्ल्ड में अगर आपके बच्चे को आप लाना चाहते हैं, उसको कोच करना चाहते हैं, तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, इसके बारे में भी सर ने हमें बताया। इस पॉडकास्ट को हर किसी इंसान के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली क्रिकेट फैंस के साथ शेयर कीजिए, और पेरेंट्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमें कुछ नया करना है और भारत को बेहतर बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।